कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए उनसे रिलेटेड स्टेट की सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड के स्टेट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के विषय में हमें अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्ञान समृद्धि। मैं हूं जय और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस स्थान पर विद्यमान है? फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, IIT। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर है सी, रुड़की। फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये रुड़की हरिद्वार में पड़ता है और 1847 में सन 1847 में इस कॉलेज की स्थापना थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से हुई थी और बाद में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से रखा गया। फ्रेंड्स, ये पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है और लॉर्ड डलहौजी जब भारत के वायसराय थे उस समय ने इसकी स्थापना करने के बाद इसे एक बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये रुड़की हरिद्वार में है, ये भी आपने बहुत अच्छे से याद करके रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पुरातन माप प्रणाली के अनुसार एक मण की माप कितनी होगी? फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में प्राचीन काल में माप तौल के लिए तराजू के स्थान पर अलग अलग प्रकार के जो बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये मण की कितनी माप होती थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्राचीन परंपराओं से संबंधी और इस वाले प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ एक छोटी कैलकुलेशन फ्रेंड्स आपको याद करके रखनी है। मैं एक टेबल साइड में दे रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये कुड़ी है, कुड़ी असल में 1 किलोग्राम के बराबर की माप होती थी फ्रेंड्स। और क्योंकि जो एक मण होता है ये 40 कुड़ी के बराबर यानी 40 किलो के बराबर होता है। तो ऐसे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि जो ये सी ऑप्शन है 40 कुड़ी, ये अपने आप में 40 केजी है, 40 किलो है। और क्योंकि 40 किलो एक मण होता है तो सी आंसर होगा, सी ऑप्शन सही बैठेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा और कैलकुलेशन लगाएं फ्रेंड्स तो ऑप्शन ए में दिया है 20 पाथा। और फ्रेंड्स, जो ये पाथा है ये 2 कुड़ी यानी 2 केजी के बराबर होता है। और क्योंकि अगर आप 20 पाथे को गुणा 2 करोगे तो ये 40 कुड़ी हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक मण है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस टेबल का बारीकी से आप ऊपर से नीचे अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे लिखा है बी ऑप्शन में 2.5 डाला 8 कुड़ी का। और क्योंकि 8 कुड़ी का मतलब है 8 किलो और इसी का मतलब है कि 8 पंजे 40 कुड़ी, 2.5 डाला बराबर 40 कुड़ी, 40 कुड़ी यानी 40 केजी के बराबर हो रहा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कहने का मतलब है कि जो ये 20 पाथा लिखा है ये भी 40 कुड़ी है, ये भी एक मण के बराबर है। और 5 डाला लिखा है गुणा 8 कर देंगे तो ये भी अपने आप में 40 कुड़ी के बराबर, 40 किलो के बराबर हो जाएगा। और 40 कुड़ी है तो 40 किलो है। फ्रेंड्स, ये याद रखना है सबसे पहले कि जो एक मण है इसकी माप 40 कुड़ी के बराबर यानी 40 किलो के बराबर होती थी। तो अगर आप इस टेबल को पूरा ऊपर से नीचे देखेंगे फ्रेंड्स, आप इसको अपने पास नोट भी कर लीजिए। तो आप इसे अगर देखेंगे तो आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अपने पास याद करके भी रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रह्मकुंड इनमें से किस एक स्थान के निकट विद्यमान है? ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए
कि ब्रह्म कुंड कहाँ स्थित है, आपको क्या लगता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है सी, हर की पैड़ी। और ये हर की पैड़ी नाम की जो जगह है फ्रेंड्स, ये पड़ती है हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। और अगर आप कभी हरिद्वार गए होंगे तो हर की पैड़ी तो आप गए ही होंगे, क्योंकि हर की पैड़ी तो मतलब ये समझें आपकी हरिद्वार में बहुत ही आध्यात्मिक और मुख्य केंद्र स्थान है। तो हर की पैड़ी आप जानते होंगे। इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी ये है फ्रेंड्स कि जो ये हर की पैड़ी है, ये हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे एक आध्यात्मिक स्थान है। और अगर आप इसके ऐतिहासिकता की तरफ ध्यान देंगे तो फ्रेंड्स विक्रमादित्य नाम के एक शासक ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में इसे बनाया था। तो वहीं से भर्तृहरि से हरि शब्द आया, तब हरि की पैड़ी से बनाया गया। और भर्तृ शब्द क्योंकि उच्चारण के लिए मुश्किल है, इसलिए भर्तृ को हटा करके ये हरि की पैड़ी हो गया। और जो ये भर्तृहरि थे फ्रेंड्स, ये बहुत ही विद्वान आदमी थे और इन्होंने संस्कृत के ज्ञाता होते हुए नीति शतकम नाम का एक ग्रंथ लिखा है। मैं चाहूँगा कि अगर आपको संस्कृत की जानकारी है तो आप नीति शतकम नाम का ग्रंथ पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसे हिंदी में और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्कृत में पढ़ने का कुछ मज़ा ही अलग है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जानकारी हो गई। हम अब ले डौर थाली किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? फ्रेंड्स उत्तराखंड की जो रिवाज हैं, संस्कृति है, परंपरा है, ये बहुत ही विलक्षण किस्म की है। और फ्रेंड्स जो डौर होता है, एक चित्र में आप देखेंगे सामने एक वाद्य यंत्र होता है, इसको दोनों तरफ से बजाया जाता है। और जो थाली होती है वो आम सामान्य थाली न हो करके एक कांसे की बड़ी सी थाली होती है और उसको एक विशेष डंडे से बजाया जाता है। तो ये दोनों ही इकट्ठे एक प्रकार के अनुपूरक वाद्य यंत्र हैं और इनको विशेष देव पूजन के समय पे बजाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये किस वैरायटी के, किस श्रेणी के वाद्य यंत्र है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी चर्म और घन वाद्य यंत्र है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें ये समझना है कि उत्तराखंड में कौन कौन से वाद्य यंत्र चलते हैं और उनको हम किन किन श्रेणियों में किस आधार पर रखते हैं, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ये तत्व वाद्य यंत्र होते हैं, ये वो वाद्य यंत्र होते हैं जिन पर तत्व माने तार लगा होता है। जैसे गिटार, सितार आपने देखे होंगे, उनमें तार लगे होते हैं और उससे साउंड पैदा होती है, तो इनको तत्व वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरी श्रेणी के वाद्य यंत्र होते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तो फ्रेंड्स सुशिर माने वायु से चलने वाले वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको बजाने के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाता है, वायु का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बांसुरी, तो उसमें हवा दी जाती है। रणसिंह फ्रेंड्स एक वाद्य यंत्र होता है, आप देखेंगे इसको, ये इसमें भी हवा, ये भी हवा से बजाया जाता है। और जो नागफनी होता है, ये नाग की तरह एक वाद्य यंत्र होता है और इसमें भी हवा डाल के इसे बजाया जाता है। जैसे मसकबीन भी फ्रेंड्स इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी है, तो आप इसे रखिए। ठीक है, और जो फ्रेंड्स चर्म वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, तो ये असल में चमड़े के बने वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे ढोल, उसमें चमड़ा कसा जाता है, और नगाड़ा भी उसी श्रेणी में आता है, डमरू भी उसी में आता है, डौर भी उसी में आता है, और हुड़का भी फ्रेंड्स उसी में आता है। आप ये चित्र को देख करके उनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और अब एक अन्य प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं घन वाद्य यंत्र। तो फ्रेंड्स घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातुओं के बने होते हैं। जैसे थाली, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था कि थाली को उठा के उसे एक डंडे से बजाया जाता है, तो इसको घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे घुंघरू, तो घुंघरू भी छम छम करके धातु के बने होते हैं, तो वो भी एक वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, और जैसे चिमटा, तो फ्रेंड्स मैं ये खाना बनाने वाले चिमटे की बात नहीं कर रहा, मैं वो संगीत के समय पे जो एक बड़ा सा चिमटा लोगों ने रखा रहता है, उसको छन छन करके बजाया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी डिटेल में आपको समझना है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है और आप इसे और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। फ़िलहाल आप इसे ज़रूर समझिए।
बहुत ही आसान है ये समझना। तत् मने तार वाले वाद्य यंत्र, सुशिर मने वायु से बजने वाले वाद्य यंत्र, चर्म मने ऐसे वाद्य यंत्र जिन पर चमड़ा लगा हो, और घन वाद्य यंत्र मतलब जो धातु के बने होते हैं और धातु पर किसी प्रकार की चोट करने से उसमें आवाज़ आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। आप अपनी पढ़ाई बरकरार रखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।